हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। और ये उच्च न्यायालय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें करंट अफेयर्स के साथ इसके जो भी स्टैटिक जीके हैं उसको कंप्लीट हम लोग करेंगे। तो ये हाई कोर्ट्स है, यानी कि उच्च न्यायालय। और इसमें पहला हाई कोर्ट है कलकत्ता उच्च न्यायालय। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1862 ईस्वी में। और कलकत्ता उच्च न्यायालय के अलावा बॉम्बे और मद्रास, इन दोनों हाई कोर्ट्स की स्थापना सन 1862 ईस्वी में, उस समय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था वाइस गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। ये भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त लास्ट गवर्नर जनरल था और साथ ही ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय भी था, यानी कि लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वायसराय। ठीक है, तो गवर्नर जनरल होते थे, वे कंपनी के अधीन होते थे। लेकिन क्या हुआ था, 1857 की क्रांति के बाद जो ये गवर्नर जनरल है वे क्या हो गए, वायसराय बन गए। और किसके अंतर्गत बन गए? ब्रिटेन के सम्राट के अधीन। ठीक है, और इसका कार्यकाल कब है? 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक। और यही वो सन 1962 है जब कलकत्ता हाई कोर्ट, बम्बई हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, और बातें हैं इसके मेन पॉइंट पे कि कलकत्ता हाई कोर्ट का जो है हेड जो ऑफिस है वो कहाँ है? तो इसका हेड ऑफिस है आपको कोलकाता में। ठीक है, और सब ऑफिस कहाँ है, यानी कि खंडपीठ, तो वो है पोर्ट ब्लेयर में। पीबी का मतलब क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, और इसका क्षेत्राधिकार क्या है, एरिया कौन कौन सा है? एरिया है इसका वेस्ट बंगाल और इसका अंडमान निकोबार, यानी कि ये दोनों जो क्षेत्र हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। कोलकाता हाई कोर्ट के वर्तमान में जो चीफ जस्टिस हैं वह हैं पी श्रीवास्तव, यानी कि प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, प्रकाश श्रीवास्तव। अब हम लोग देख लेते हैं कि बम्बई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है। तो बम्बई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं डी दत्ता। डी का मतलब है दीपांकर दत्ता। और मद्रास हाई कोर्ट के कौन है मुख्य न्यायाधीश? टी राजा। ठीक है, तो तीनों हम लोग क्लियर कर लिए कि कलकत्ता हाई कोर्ट के वर्तमान में ये दिसंबर 2022 है, तो उस समय कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं, और बम्बई हाई कोर्ट के दीपांकर दत्ता हैं, और मद्रास हाई कोर्ट के कौन हैं? टी राजा हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि कलकत्ता हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है, अर्थात एरिया कौन कौन सा वो कवर करता है, तो पश्चिम बंगाल का, साथ ही अंडमान निकोबार का। और बम्बई हाई कोर्ट का जो एरिया कौन कौन सा है, तो आपको बता दूं, नागपुर है, उसके अलावा पणजी है गोवा वाला, और साथ ही औरंगाबाद का क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली और दमन दीव भी इसी में है। दादर नागर हवेली और दमन दीव भी इसी में है। ठीक है, और मद्रास के क्षेत्र में कौन कौन सा है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश टी राजा हैं, तो यहाँ का क्षेत्र है आपको तमिलनाडु का है और साथ ही पुदुचेरी का है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये क्लियर कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हाई कोर्ट्स आखिर ये होते क्या हैं और इनकी स्थापना क्यों की जाती है। ठीक है, देखिए हाई कोर्ट्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर दो अनुच्छेद जो है आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक है अनुच्छेद 214 और दूसरा है आर्टिकल अनुच्छेद 231। इन चीजों को आप लोगों को हमेशा याद रखना है, आर्टिकल 214 और आर्टिकल 231। ठीक है, संविधान यह कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, यानी कि पर स्टेट के लिए जो है एक हाई कोर्ट की स्थापना की जाएगी। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 214 में। लेकिन यह भी कहा गया है कि अगर संसद जो है, पार्लियामेंट, वह अगर कानून बना दे कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, दो या दो से अधिक राज्य या एक से अधिक राज्यों के लिए भी अगर हाई कोर्ट बनाना हो, तो उसमें अनुच्छेद 231 का प्रयोग होगा। या एक से अधिक राज्य प्लस संघ शासित प्रदेश के लिए, संघ शासित जो यूनियन टेरिटरी है उसके लिए भी जो है अनुच्छेद 231 का प्रयोग होगा। तो यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि संविधान यह कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना की जाएगी। तो ये किस में है? अनुच्छेद 214 में। यह भी कहा गया है कि संसद अगर कानून बनाए तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए या किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित की जा सकती है। यह अनुच्छेद 231 में है। ठीक है,
और इससे आगे पॉइंट की चर्चा करते हैं कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में जो है इंडिया में कितने हाई कोर्ट हैं। इंडिया में टोटल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? टोटल हाई कोर्ट तो वह है 25। ठीक है, और इस 25 जो टोटल हाई कोर्ट है इंडिया में, इसमें 3 ऐसे हाई कोर्ट हैं जिसका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्य है। तो वो कौन कौन से हैं? तो जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा कि कोलकाता हाई कोर्ट, उसके अलावा आपको बंबई हाई कोर्ट और उसके अलावा मद्रास हाई कोर्ट। ये 3 जो हाई कोर्ट हैं इनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्य है और तीनों की स्थापना सन 1862 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब आगे के इसमें पॉइंट पे चर्चा करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश और जो हैं, जैसे यूनियन जो टेरिटरी हैं, यूनियन टेरिटरी जो है उसमें दिल्ली और जम्मू और कश्मीर में भी हाई कोर्ट्स स्थापित हैं। ठीक है, प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर किया जाता है और इसमें जो हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस होते हैं या जो भी आपको जस्टिस होते हैं, इनकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है और इसमें प्रेसिडेंट काफी लोगों से सलाह लेते हैं, जैसे कि राज्यपाल से, भारत के मुख्य न्यायाधीश से और उस राज्य के भी मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। और इसकी चर्चा किस में है? तो इसकी चर्चा है अनुच्छेद 217 में। ये जो भी आर्टिकल हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद आर्टिकल 217, इसमें क्या है कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट या अन्य जस्टिसों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 217 के तहत। ठीक है, अब आते हैं कि न्यायाधीश बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी कि जो जस्टिस जो बनेंगे उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो इसका फर्स्ट जो क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का वह नागरिक होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्वालिफिकेशन का अगर देखा जाए तो कम से कम 10 ईयर तक, 10 वर्षों तक जो है वह न्यायिक पद पर कार्य कर चुका है, न्यायिक पद कार्य कर चुका है। इसका मतलब क्या है कि एक या एक से अधिक हाई कोर्ट्स में जो है लगातार 10 सालों तक क्या रहा हो? वकील साहब जो होते हैं, अधिवक्ता, वो रहा हो, यानी कि 10 साल तक उसने वकालत का प्रैक्टिस किया हो। इसके अलावा हाई कोर्ट के न्यायाधीश को उस राज्य जिसमें वह नियुक्त होगा उसमें उसको शपथ कौन दिलाएगा? तो हाई कोर्ट्स के न्यायाधीश को जो है जस्टिस को शपथ दिलाता है राज्यपाल, यानी कि गवर्नर। ये काफी सभी पॉइंट्स जो हैं सो इंपॉर्टेंट हैं। अब ये जो हाई कोर्ट्स के जो जस्टिस होते हैं इनके पद छोड़ने का उम्र क्या है? तो 62 वर्ष है। 62 वर्ष तक जो है ये अपने पद पर बने रह सकते हैं, पद धारण करेंगे। अभी जो है वर्तमान में 65 वर्ष बढ़ाने का जो है प्रपोजल रखा गया है, लेकिन अभी पास नहीं हुआ है। ठीक है, अगर हाई कोर्ट्स के जो जस्टिस हैं अगर वो त्याग पत्र देना चाहें तो वे किसको अपना त्याग पत्र सौंपेंगे? तो प्रेसिडेंट को, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को जो है ये अपना एक पत्र लिखकर कभी भी पद त्याग कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं इनको पद से अगर हटाने की बात आती है, पद से हटाने का, तो इसका सिस्टम क्या है? जिस प्रकार जो है सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश को हटाने का है महाभियोग द्वारा, उसी प्रकार यहाँ पर भी इन लोगों को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स की इसमें चर्चा। राष्ट्रपति जो है इनकी मतलब किसी व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में, अर्थात ये जो जस्टिस जो नियुक्त होते हैं हाई कोर्ट में, ये जिस हाई कोर्ट में ये काम किए हैं वहां पर ये वकालत नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पटना हाई कोर्ट है और वहां पर कोई जस्टिस के रूप में काम किया है तो उसमें वह वकील का काम नहीं कर सकता है, लेकिन अन्य राज्यों के या अन्य न्यायालयों में ये कर सकता है, यानी कि उस राज्य में नहीं कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है आवश्यकता अनुसार किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को, यानी कि प्रेसिडेंट जो होते हैं, अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, उन्होंने काफी अच्छा एक वक्तव्य भी दिया है कि जेलों की संख्या को घटाया जाए, इसलिए कि जेल में जो बंद हैं वे हमारे ही लोग हैं, अपने लोग हैं, और बहुत ऐसे गरीब ऐसे हैं कि जिनके घर परिवार के लोग किसी छोटे ही
दुर्व्यवहार के कारण अगर जेल चले गए हैं तो उनको छुड़ाने के लिए उनका घर द्वार सब बिक जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस पर जो भी जजेज हैं, हाई कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट के हों, उनको इन्होंने राष्ट्रपति द्वारा यह सलाह दी गई है कि आप लोग इस पर कार्य कीजिए। तो आते हैं हम अपने पॉइंट पे कि प्रेसिडेंट जो हैं वो किसी भी हाई कोर्ट के जस्टिसों की संख्या में जो है वृद्धि कर सकता है, ठीक है, और साथ ही अन्य न्यायाधीशों की इसमें नियुक्ति कर सकता है। तो जब भी ये प्रश्न आए कि हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का पावर किसके पास है, तो वो हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति किसी भी हाई कोर्ट के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भी हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप जो है रिटायर हो गए हैं तो आप इस हाई कोर्ट में आकर काम कर सकते हैं। ये काफी बढ़िया पॉइंट है कि अनुच्छेद जो है आर्टिकल 215, अभी तक हमने कितने आर्टिकल को पढ़ा है? एक आर्टिकल को पढ़ा है। अनुच्छेद 214 के अंतर्गत भारत का संविधान कहता है कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होनी चाहिए। उसके अलावा आर्टिकल 231 के बारे में पढ़ा है कि एक या एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त रूप से अगर हाई कोर्ट की स्थापना करना हो तो यह अनुच्छेद 231 होगा, ठीक है। उसके अलावा अनुच्छेद 217 के बारे में हमने भी पढ़ा है कि आर्टिकल 217, इसमें जो है प्रेसिडेंट जो हैं वह भारत के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या अन्य जस्टिसों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 215 में। अनुच्छेद 215 का मतलब होता है कि अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय जो है वह हाई कोर्ट होता है, अर्थात इसके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वे जो हैं उनके आधार पर अन्य न्यायालय भी अपना निर्णय दे सकते हैं। तो हाई कोर्ट जो है किस अनुच्छेद के तहत अभिलेख न्यायालय कहलाता है? तो आर्टिकल 215 के तहत, अर्थात इसके निर्णय जो हैं वह आधिकारिक माने जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि प्रेसिडेंट जो है वह हाई कोर्ट के जस्टिसों का ट्रांसफर भी कर सकता है, लेकिन किससे सलाह मशवरा कर कर? तो चीफ जस्टिस से, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह करके जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के न्यायाधीश जो होते हैं मुख्य न्यायाधीश, उनसे परामर्श करके सलाह लेकर हाई कोर्ट के जस्टिसों का जो है ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। अब हाई कोर्ट्स के बारे में आते हैं कि उसके क्या क्षेत्राधिकार हैं, ठीक है, क्या क्या उसका अधिकार है। पावर ऑफ हाई कोर्ट्स, पावर ऑफ हाई कोर्ट्स के बारे में आते हैं तो इसमें बहुत सारे पावर हैं, उसकी हम चर्चा यहाँ पर कर लें। जनरली 4 प्रकार के पावर हैं। कौन कौन से हैं? इसमें पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, यानी कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरे में आते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। तीसरे में आते हैं जो केसेस होते हैं उनका ट्रांसफर करने का पावर है, नहीं है रहती। लोअर जो कोर्ट्स होते हैं जैसे जिला स्तर पर, उनमें बहुत सारे केस जो हैं सो पेंडिंग रहते हैं या उनके द्वारा गलत निर्णय दिए जाते हैं, तो वैसी स्थिति में हाई कोर्ट जो है वैसे केसेस को अपने पास मंगा लेता है। और चौथा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है अर्थात प्रशासनिक शक्ति या अधिकार। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं तो प्रत्येक हाई कोर्ट को जो है नौकाधिकरण, इच्छा पत्र, तलाक, विवाह, न्यायालय की अवमानना और कुछ राजस्व संबंधी प्रकरणों, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन अर्थात अनुच्छेद 226, ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे परीक्षाओं में अनुच्छेद 226 से संबंधित प्रश्न पूछे भी गए हैं कि मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश कौन जारी करता है? तो हाई कोर्ट्स जारी करते हैं, जिसमें है हेबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, इसके बारे में हम लोग अलग से एक टॉपिक बनाकर पढ़ेंगे, ठीक है। परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा अर्थात क्यू वारंटो इत्यादि। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो यूपीपीसीएस या बीपीएससी के परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न पूछे गए हैं कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन से कौन जो है अनुच्छेद संबंधित है मौलिक अधिकार से? तो अनुच्छेद 226 नागरिकों के मौलिक अधिकारों के
क्रियान्वयन से संबंधित है। ठीक है, अपीलीय अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार में हाई कोर्ट्स के कौन कौन से पावर हैं, तो इसमें पहला है फौजदारी मामलों में अगर सत्र न्यायाधीश ने मृत्यु दंड दिया हो, यानी कि जो जिला स्तर पर जो कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, तो इनके द्वारा अगर मृत्यु दंड दिया गया हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय में आप जो है जाकर अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। ठीक है, दीवानी मामलों में भी उच्च न्यायालय में उन सब मामलों की अपील की जा सकती है जो 5 लाख रुपया या उससे अधिक की संपत्ति हो, 5 लाख हो या 5 लाख से अधिक हो। उच्च न्यायालय जो है पेटेंट, डिजाइन, उत्तराधिकार, भूमि प्राप्ति, दिवालियापन और संरक्षकता आदि मामलों में भी अपील सुन सकता है। कहने का मतलब है कि यहाँ लोअर कोर्ट द्वारा जो भी निर्णय दिए गए हों, चाहे वो डेथ से संबंधित हो, फौजदारी मामले में, और दीवानी मामलों में 5 लाख या 5 लाख या तक 5 लाख या 5 लाख से अधिक जो मामले हैं उसको भी, उसके विरुद्ध भी आप वहां पर जो है सो कर सकते हैं अपील। इसके तीसरे पावर पर आते हैं केस ट्रांसफर, अर्थात उच्च न्यायालय में मुकदमों का हस्तांतरण। कहने का मतलब है कि किसी हाई कोर्ट को अगर ऐसा लग जाए कि जो भी निचला अधीनस्थ न्यायालय है उसमें कोई मामला विचाराधीन है काफी समय से, और यह कानून से काफी रिलेटेड अगर ये मामला है, तो वो अपने यहाँ इसे हस्तांतरित कर सकता है या उसका निपटारा स्वयं कर सकता है, या उससे संबंधित कोई मामला अटका हुआ है तो उसे ठीक करके वापस उस कोर्ट को भेज देता है। जो लोअर कोर्ट होते हैं उनको प्रशासनिक अभिकरण के अंतर्गत आते हैं कि इसके पास भी जो है प्रशासनिक अधिकार होते हैं। तो प्रशासनिक अधिकार में क्या होगा, जैसे सिविल कोर्ट की अभी वैकेंसी आई है बिहार में, बिहार सिविल कोर्ट्स की काफी अच्छी वैकेंसी आई है, तो उससे संबंधित वैकेंसी निकालना, ये सब प्रशासनिक के अंतर्गत कार्य आएंगे। उसके अलावा अधीनस्थ न्यायालयों में, जिला न्यायालयों में जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है या कर्मचारियों की जो नियुक्ति होती है या उनका ट्रांसफर होता है, ये सब हाई कोर्ट्स के ही प्रशासनिक पावर के अंतर्गत है। छुट्टी बनाने का अधिकार भी है। आपको मैं बता दूं कि हाई कोर्ट्स जो हैं अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। राज्य सूची से संबंध विषयों में भी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध आप जो है देश के जो सुप्रीम कोर्ट हैं उसमें जाकर अपील कर सकते हैं। ठीक है, अब एक काफी इंपॉर्टेंट यहां पर आ जाता है कि आप लोगों ने लोक अदालत का नाम सुना होगा। लोक अदालत, प्रत्येक जिलों में जो है लोक अदालतें लगाई जाती हैं और ये काफी अच्छी बात है, और इसके द्वारा जो है बहुत सारे वादों का निपटारा आसानी से कर दिया जाता है। तो इससे संबंधित कुछ चीजों को चर्चा कर लेते हैं। लोक अदालत जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो लोक अदालत के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। लोक अदालत का सबसे अच्छा बात यह है कि इसमें, इसके द्वारा जो अगर निर्णय दे दिए गए, इसके द्वारा सबसे पहला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें जो भी निर्णय दे दिए गए, जो निर्णय पास कर दिया गया, उसको कहीं, इसके विरुद्ध जो है कहीं भी आप अपील नहीं कर सकते हैं। यानी कि इसके विरुद्ध आप जा ही नहीं सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते हैं। और ये जो है 5 लाख तक के, 5 लाख रुपये तक के दावों पर विचार करेगी इसमें। कहने का मतलब है कोई बिजली के बिल से संबंधित मामला हो, कोई भी हो, जैसे कि आपको जिसमें फौजदारी विवादों को छोड़कर जिसमें समझौता नहीं किया सकता, दीवानी, फौजदारी, राजस्व अदालतों से संबंधित लंबित कोई भी मामला हो तो उस पर यह विचार कर सकती है, या आप कोर्ट जाने से पहले ही इसमें समझौता कर सकते हैं। यह विधिक सेवा अधिकार अंतर्गत, विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, प्राधिकार अधिनियम 1987 में पारित किया गया। अभी संशोधन इसमें कर दिया गया है 2002 में, उसी के नियम पर यह चलता है। ठीक है, और सबसे पहले जो है लोक अदालत जो है सो अक्टूबर 1985 ईस्वी में दिल्ली में बैठी थी। ठीक है, और उस दिन काफ़ी मामले निपटाए गए थे। बहुत सारे बिजली बिल के मामले या छोटे मोटे बहुत सारे मामले हैं जो काफ़ी समय से चल रहे हैं, वैसे मामलों को आप लोग लोक अदालत में निपटा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट कचहरी का चक्कर जो है वो दोनों पक्षों के लिए ही हानिकारक होता है। ठीक है, तो 5 लाख तक के दावों पर विचार कर सकती हैं, और इसके द्वारा जो निर्णय दिए जाएंगे उसके विरुद्ध आप कहीं भी जाकर अपील नहीं कर सकते हैं। यानी कि केस का रफा दफा एकदम 100% यहीं पे हो जाएगा अगर मान लिए तो। और ये विधिक सेवा अधिकार प्राधिकार अधिनियम 1987 के तहत इसका संचालन किया जाता है और संशोधन 2002 में हुआ है। ठीक है, अब कुछ और चीज़ों को इसमें चर्चा करते हैं हम लोग, जैसे कि आपको कैट के बारे में आपने सुना होगा। कैट
कैट का मतलब है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। तो कैट जो है यह संविधान के अनुच्छेद 323 अर्थात आर्टिकल 323 के एक के प्रावधानों के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन अधिकरण का गठन जो है 1985 ईस्वी में किया गया, ठीक है, आर्टिकल। तो जब भी ये प्रश्न पूछे कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का संबंध अनुच्छेद 323 एक के तहत इसकी स्थापना जो है 1985 में की गई। कैट के जो अध्यक्ष होते हैं, इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं, वे आपको हाई कोर्ट के जो हैं, हाई कोर्ट के वर्तमान जो अध्यक्ष होंगे यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश होगा वह होगा, या कोई निवृत्त जो है वह मतलब जस्टिस इसमें हो सकता है। और इसमें ये तो इसके प्रेसिडेंट हो गए, उसके अलावा 16 इसमें उपाध्यक्ष होते हैं और 49 सदस्य होते हैं, ठीक है। और ये सदस्य न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लिए जाते हैं। कहने का मतलब है कि कैट जो है जो भी मतलब सरकारी ऑफिसर होते हैं उनसे संबंधित चीज़ों की ये जांच करता है, ठीक है। और जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे। ये सभी चीज़ें याद रखना है कि कैट की स्थापना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी थे। इसके अलावा एक और चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो है उपभोक्ता संरक्षण। हम लोग सभी हैं सो उपभोक्ता हैं यानी कि कंज्यूमर। उपभोक्ता संरक्षण से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया, कब? तो 1986 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा भी हुआ है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? तो 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण के विवादों के निपटारा के लिए 3 मंच बनाए गए हैं, जिसमें पहला जिला स्तर पर है जिसको जिला फोरम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम। उसके अलावा राज्य उपभोक्ता विवाद आयोग का गठन किया गया है। उसके अलावा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद आयोग का भी गठन किया गया है। जिला फोरम जो है वह 20 लाख रुपये तक की मामलों को सुनवाई करता है और राज्य उपभोक्ता जो है वह 20 लाख रुपये से अधिक के मामलों की सुनवाई करता है, ठीक है। यानी कि 20 लाख से ले लीजिए तो 1 करोड़ रुपये तक का, ठीक है। और 1 करोड़ रुपये से जो अधिक होगा, 1 करोड़ रुपये से जो अधिक होंगे उसको राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद अधिकरण जो है सुनवाई करता है। तो आप अगर कोई सामान खरीदते हैं उस पर भी जाके आप कार्रवाई इसमें आवेदन दे सकते हैं। जैसे कि मैंने कभी पेपर में पढ़ा था, याद नहीं है कब पढ़ा था, कि जियो द्वारा जो है सो ये कहा गया प्रचार में कि 1 माह का लिए आपको जो है सो मान लीजिए 100 रुपया में आपको जो है रिचार्ज हो रहा है या 150 रुपया में रिचार्ज हो रहा है, लेकिन ये लोग कंपनियां क्या करती हैं 28 दिन के लिए ही इन लोगों को देती हैं। तो ऐसे ऐसे मामले तो इसी में आएंगे, ठीक है। तो अब और कुछ हम लोग चर्चा करते हैं कि कौन से हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी और उसके जो है वर्तमान में जो है उसके चीफ जस्टिस कौन है। अब आते हैं हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अल्हा नहीं, अब तो इसको प्रयागराज ही पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पे रहने देते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसकी स्थापना जो है 1866 में की गई थी और इसका मुख्य जो पीठ है वह प्रयागराज में है, प्रयागराज में है। उसके अलावा इसका खंडपीठ जो है वह लखनऊ में है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की ये हाई कोर्ट है और इसके मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? तो राजेश बिंदल है। कौन है? राजेश बिंदल। ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना सन 1866 में की गई। इसका मुख्य पीठ कहाँ है? तो प्रयागराज में है, ठीक है। और इसका सब ऑफिस कहाँ है अर्थात खंडपीठ कहाँ है? तो लखनऊ में है। और इसके अभी चीफ जस्टिस कौन है इलाहाबाद का? तो राजेश बिंदल है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1884 ईस्वी में। हम लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं, जैसे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास का 1862 में, उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का 1866 में, उसके बाद कर्नाटक का 1884 में,
ठीक है, और इसका कहाँ है, बेंगलुरु में है। ठीक है, मुख्य पीठ जो है इसका बेंगलुरु में है। और उसके अलावा खंडपीठ जो है वह 2 जगह है, एक है धारवाड़, धारवाड़ चट्टानों के बारे में आपने पढ़ा होगा, और गुलबर्गा, गुलबर्गा इतिहास से संबंधित चीज़ें हैं। गुलबर्गा बहमनी साम्राज्य और धारवाड़, ये जहाँ चट्टानें पाई जाती हैं जिसमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, अच्छे खनिज। तो कर्नाटक हाई कोर्ट की स्थापना 1884 में बेंगलुरु में। ठीक है, और इसके खंडपीठ कहाँ है, धारवाड़ और गुलबर्गा में। और क्या इसका भी चीफ जस्टिस कौन है, पीबी बर्ले, पीबी बर्ले अर्थात प्रसन्ना वी बर्ले जो हैं इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लोग आते हैं पटना हाई कोर्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं जैसे सिविल कोर्ट की, तो उसमें पटना हाई कोर्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे कि इसकी स्थापना जो है सन 1916 में की गई पटना में। ठीक है, और इसका कोई खंडपीठ नहीं है। बिहार का ये हाई कोर्ट हो गया, पटना में है। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, चीफ जस्टिस संजय करोल, संजय करोल साहब जो हैं ये इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं गुवाहाटी। गुवाहाटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुवाहाटी हाई कोर्ट, इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। ठीक है, आज़ादी के 1 साल बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, और इसका है गुवाहाटी में। और इसके खंडपीठ काफ़ी जगह हैं, जैसे कोहिमा है, क्योंकि पूर्वोत्तर में बहुत सारे राज्य छिटफुट हैं इधर उधर, आइजॉल हैं, कोहिमा, आइजॉल, ईटानगर। ठीक है, और इसके अंतर्गत बहुत सारे राज्य आते हैं, जैसे कि आसाम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। रश्मि एम छाया जो हैं इस हाई कोर्ट की, गुवाहाटी हाई कोर्ट की, रश्मि एम छाया गुवाहाटी हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। उड़ीसा हाई कोर्ट की स्थापना 1948 में की गई थी, और इसका मुख्य पीठ कटक में ही है, इसका कोई खंडपीठ नहीं है, और इसके चीफ जस्टिस एस मुरलीधरन है। ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट की देखें तो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। जोधपुर इसका मुख्य पीठ है, और जयपुर जो है खंडपीठ है। और इसके जो सीजेआई हैं वो पंकज मित्तल हैं, पंकज मित्तल। ठीक है, 10वां नंबर आते हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, J&K एंड लद्दाख। क्योंकि बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया है, लद्दाख को अलग कर दिया गया है। और इस हाई कोर्ट की स्थापना सन 1928 में हुई थी, जब BCCI की स्थापना हुई थी, बोर्ड ऑफ क्रिकेट ऑफ कंट्रोल ऑफ इंडिया। तो उस समय जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी सन 1928 में। और इसमें है श्रीनगर और जम्मू, दोनों जगह चलता है इसकी मुख्य पीठ, और इसकी कोई खंडपीठ नहीं है। और यहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों जो है वर्तमान में शामिल है। M.A. मागरे इसके जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है M.A.M. मागरे। ठीक है, 11 नंबर में आते हैं मध्य प्रदेश, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना जो है सन 1956 में की गई थी। उसके अलावा केरल हाई कोर्ट की भी स्थापना जो है, केरल हाई कोर्ट की भी स्थापना 1956 में की गई थी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो है इसका मुख्य पीठ कहाँ है, तो जबलपुर में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा फंसता है, जबलपुर में। और इसके सब जो ऑफिस हैं खंडपीठ वह है ग्वालियर और इंदौर में, ग्वालियर और इंदौर में, और MP राज्य का है यह। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, R.V. मलीमठ, R.V. मलीमठ। केरल हाईकोर्ट की भी स्थापना 1956 में की गई थी, और इसका केरल का मुख्य पीठ कहाँ है, तो कोच्चि में। ठीक है, और केरल एवं लक्षद्वीप जो है इसी का है, S. मणि कुमार, S. मणि कुमार। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, अभी तक हमने 12 को पढ़ लिया है, 13 नंबर आते हैं। 13 नंबर हाई कोर्ट जो है गुजरात उच्च न्यायालय, गुजरात हाई कोर्ट पेपरलेस बन गया है। ठीक है, 1960 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका है अहमदाबाद, अहमदाबाद में। ठीक है, और इसके जो है अरविंद कुमार हैं, अरविंद कुमार। ठीक है, 14 नंबर में आते हैं आपको दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली हाई कोर्ट 1966 ईस्वी में की गई थी। जैसे कि 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, ठीक 100 सालों बाद दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना की गई है 1966 ईस्वी में, और इसका है न्यू दिल्ली।
न्यू दिल्ली, ठीक है, और एनसीटी दिल्ली, दिल्ली में जो है इसका अधिकारिता क्षेत्र है। और इसके हैं सतीश चंद्र शर्मा, एससी शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, आपको पंजाब एवं हरियाणा, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना भी जो है 1966 में ही की गई थी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, दिल्ली हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट 1966 में। और इसमें जो है चंडीगढ़ है, और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। रवि शंकर झा, रवि शंकर झा यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। उसके अलावा आते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश, एचपी हाई कोर्ट 1971 में शिमला में है, ठीक है। और इसमें है अहमद अहतेसम सईद, अहमद अहतेसम सईद, ठीक है। उसके बाद आते हैं सिक्किम, सिक्किम हाई कोर्ट 1975 में गंगटोक सिक्किम, विश्वनाथ सोमादेर इसके चीफ जस्टिस हैं। ये सब तो याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट सन 2000 में, देखिए 3 ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनकी स्थापना सन 2000 में की गई थी, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपको उत्तराखंड, क्योंकि इनकी इस राज्य की भी स्थापना सन 2000 में की गई थी। तो इसमें कौन कौन है, तो छत्तीसगढ़ का कौन है, तो बिलासपुर है। उत्तराखंड का कौन है, तो नैनीताल है। और झारखंड का कौन है, तो रांची है। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है बिलासपुर में, इसके हैं अरूप के गोस्वामी, अरूप के गोस्वामी। झारखंड जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना 2000 में की गई थी और इसका रांची है, इसके हैं रवि रंजन सर चीफ जस्टिस। और जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है विपिन सांधी हैं, विपिन सांधी हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, 18 हो गया, 19, 18, 19, 20 तो हो ही गया। अब आते हैं हम लोग 21 पे, 21 पे आते हैं। यह है आपको मेघालय उच्च न्यायालय, मेघालय हाई कोर्ट सन 2013 में भी 3 का किया गया, मेघालय का किया गया, उसके अलावा मणिपुर का किया गया। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मेघालय, मणिपुर और आपको त्रिपुरा, ये तीनों का जो है 2013 में किया गया। और मेघालय का कहाँ हो जाएगा, इसकी राजधानी जहाँ है शिलोंग में। उसके अलावा मणिपुर का कहाँ किया जाएगा, इम्फॉल में, जहाँ इसका कैपिटल है। और त्रिपुरा का जो है अगरतला में, ठीक है। इन 3 जगह इसकी की गई। अब आते हैं कि मेघालय हाई कोर्ट के जो हैं वे मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इसके में संजीव बनर्जी हैं CJI। आपको मणिपुर के हैं PV संजय कुमार, PV संजय कुमार हैं। और त्रिपुरा के जो हैं इंद्रजीत महंती हैं, इंद्रजीत महंती। अब आते हैं 2 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनकी स्थापना हाल ही में की गई है, एक है 24वां और एक है 25वां। 24वां नंबर है तेलंगाना, तेलंगाना जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना 2019 में। और आंध्र प्रदेश वाला जो है हाई कोर्ट की भी स्थापना 2019 में की गई है। तेलंगाना वाला किया गया है हैदराबाद में और आंध्र प्रदेश वाला किया गया है उसकी नई राजधानी अमरावती में, ठीक है। हैदराबाद वाले जो तेलंगाना है इसका चीफ जस्टिस कौन है, उज्ज्वल भुइया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं उज्ज्वल भुइया। और उसके अलावा PK मिश्रा जो हैं आंध्र प्रदेश के हैं, प्रशांत कुमार मिश्रा, ठीक है। भारत में वर्तमान में कुल टोटल हमारे 25 उच्च न्यायालय हो गए, जिसमें 1862 में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए, जिसमें कोलकाता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय था। भारत का 24वां उच्च न्यायालय तेलंगाना है, जिसकी स्थापना हैदराबाद में 2019 में की गई और इसके चीफ जस्टिस जो हैं उज्ज्वल भुइया हैं। और उसके अलावा सबसे नवीनतम जो हाई कोर्ट है वो है अहमदाबाद का 2019 में, जो कि अमरावती में स्थापित की गई है और इसके हैं PK मिश्रा। तो इस प्रकार ये हमारा करंट के साथ स्टैटिक GK पूरा हाई कोर्ट से संबंधित कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई कमी हो तो कमेंट करना ना भूलें,
ठीक है, कमेंट कीजिएगा तो कुछ सुधार किया जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।